दोस्तों एक रिकॉर्ड ऐसा बताता है कि आपके द्वारा चुने गए 543 सांसद में से 243 सांसद ऐसे हैं, यानी कि 43% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। ऐसे केस जो सिर्फ एफआईआर में दर्ज नहीं हुए हैं बल्कि उस पर कार्रवाई हुई है, इन्वेस्टिगेशन की गई है पुलिस को द्वारा, पुलिस उस पर काम की गई है और एविडेंस मिली है, आई विटनेस के साथ उस पर कार्रवाई की गई है। और दोस्तों आपको एक आंकड़ा और दिखाना चाहता हूँ, 159 एमपी में से 29% जो एमपी है वो मर्डर और रेप जैसे किडनैपिंग जैसे चार्ज में फंसे हुए हैं, फिर भी वो एक एमपी है। दोस्तों अगर बात कर ले बीजेपी की, कुल मैं दो पार्टी की बात करना चाहता हूँ जो लिटरली अभी बहुत ही फेमस है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी के कुल 303 एमपी में से 116 एमपी ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल चार्जेस से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के केस लगे हुए हैं और वो भी जो प्रूव हो चुके हैं। और वही अगर बात कर ले कांग्रेस की तो वो है 52 में से 29 ऐसे एमपी हैं जिन पे ये कार्रवाई हो चुकी है। दोस्तों ये एक आंकड़ा है, ये से जब इसको कुल लिटरली देखा जाता है तो ऐसा बताता है कि आपके पास अगर 14 कैंडिडेट है तो उसमें 3 से 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इस क्रिमिनल चार्जेस से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर ऐसे ऐसे केस लगे हुए हैं। और दोस्तों ये केस ऐसे हैं, ये ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं जो खुद उनके द्वारा बताया गया है, जो कैंडिडेट है उनके द्वारा ये बोला गया है, एक एफिडेविट में ये भरा गया है। क्योंकि एफिडेविट में अगर कोई भी गलत भरा जाएगा तो उसको 2 साल जेल होने की खतरा है और वो डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है। इसलिए इन्होंने खुद ही अपनी इस गलती को कबूल किया है, क्योंकि इन पे मर्डर, रेप, किडनैपिंग जैसे बड़े बड़े केस चार्ज हैं और ये ऐसे केस नहीं है जो सिर्फ एफआईआर दर्ज किए गए हैं, बल्कि इस पे काम होनी चाहिए। पहले तो मोदी की मैं इस बात को दिखाना चाहता हूँ जो मोदी जी कहते थे कि 2014 में आने के बाद हम ये सब सफाया करेंगे अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म में। चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी, नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जितने आज जीत हैं जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेल में डालो, पार्लियामेंट को साफ करो। पहले वो गुनहगार सिद्ध हो गया तो जेल जाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी, नया चुनाव आएगा और कोई गुनहगार अब चुनाव में मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं करेगा। पहले तो मोदी जी क्या आपकी शुद्धि की शुरुआत यही से होती है। और दूसरी बात ये सिर्फ मोदी जी की नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो आगे हम बात करें दोस्तों, ये आंकड़ा यह भी दिखाता है कि 1 आउट ऑफ 5 कैंडिडेट इज अ क्रिमिनल, मतलब अगर 5 कैंडिडेट है उसमें एक जरूर ही क्रिमिनल होगा। 2004 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसके बाद ये ऐसा दिखाया गया है दोस्तों कि 2004 के बाद ये जो लिटरली ये बढ़ता चला गया है, लगभग 15 टू 21% ये बढ़ोतरी हो गई है ऐसे क्रिमिनल चार्ज में। और ऐसे पार्लियामेंट के जो लोग हैं, एमपी और एमएलए जो आते हैं, ये इस बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ सिर्फ एमपी की ही बात नहीं है, हमारे जो एमएलए साहब है वो भी पीछे नहीं हटे हैं, वो भी शामिल है इन सब केस में। ये तो थी कुछ आंकड़े दोस्तों जो आपको जानने चाहिए। बट क्वेश्चन इज नॉट दैट व्हाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर वैसे क्रिमिनल जीत क्यों रहे हैं, व्हाई डू सच क्रिमिनल कीप बिगिंग, व्हाई वोटर्स वोट फॉर देम। यह क्वेश्चन है दोस्तों कि आखिर वोटर क्यों वैसे क्रिमिनल को सपोर्ट करते हैं, क्यों उन्हें सत्ता में आने का मौका देते हैं। बिकॉज दे हैव नो चॉइस। दोस्तों वोटर्स के पास चॉइस नहीं है। अगर कहीं से भी अगर 14 कैंडिडेट अगर खड़ा हो रहा है तो उसमें से सिर्फ 3 और 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जीतने की चांस है। बाकी वो जो 10 और 9 जो लोग खड़ा हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही खड़ा होने वाले लोग हैं।
और उसमें 3 से 4 में कोई क्रिमिनल भी रह सकता है। सो वोटर्स के पास इतने हैं। और अगर इसको डिसाइड किया जाए, बहुत बड़ा रीजन है बिसाइड दैट पार्टी और ए कास्ट सिस्टम, क्योंकि हम जो है वो किसी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने कास्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि वो भूमियार है या कोई और, वो यादव है या कुछ और। सो जो भूमियार है वो भूमियार को सपोर्ट करें, क्यों ना वो क्रिमिनल है। और ऐसे कम चॉइस है, इसके वजह से लोगों को क्रिमिनलिटी को सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और दोस्तों पार्टी तो किसी को भी सत्ता के नाम पे, पैसे के नाम पे दे देती है टिकट। सो जो पार्टी उस पार्टिकुलर इंसान को वॉलेट से टिकट देती है, वो उसे भी आशा होता है कि ये कैंडिडेट जीते। और जब लोगों के पास चॉइस नहीं रहता है तो लोग वैसे पार्टिकुलर इंसान को वोट करते हैं। और जब वो कैंडिडेट, पार्टिकुलर कैंडिडेट किसी भी पार्टी का जब जीत जाता है तो वो फिर से पार्टी उसी को टिकट चुनाव लड़ने के लिए देती है। सो इस तरह ये कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाता है। और लैक ऑफ कैंडिडेट की वजह से ये लोगों के पास कम चॉइस होने की वजह से क्रिमिनलिटी को सपोर्ट किया जाता है। और दोस्तों फिलहाल तो ये एक नोटा बटन आ गया है, नन ऑफ द एबव। सो लोग, अगर किसी को आपको नहीं पसंद है कि कौन आपके लिए अच्छा आइडियोलॉजिकल लीडर है, इंटेलेक्चुअल है, तो वो आप नोटा बटन पे वोट दे सकते हैं। दूसरा हमारा रीजन है दोस्तों ड्यू टू फियर। दोस्तों आपको बता दें कि आज हो क्या रहा है कि अगर कोई इंसान क्रिमिनलिटी में है, क्रिमिनल अगर हुआ है तो वो खुद तो खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे केस है और वो जीत भी शायद नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, अपने वाइफ को, अपने भाई को खड़ा कर देता है ताकि वो जीत जाए। अब इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ कि अगर खड़ा तो उसका भाई हुआ है लेकिन जीतेगा वो कैसे बताता हूँ कि वो अपने वाइफ को, भाई को खड़ा तो कर देता है लेकिन उस पर राज वो करता है। वो कैसे कि अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं, डर की सत्ता कायम करने वाले हैं लोग, आपको मजबूर किया जाता है वैसे पार्टिकुलर इंसान को वोट करने के लिए। सो डर की वजह से वोट दिया जाता है और क्रिमिनलिटी को सपोर्ट किया जाता है। और जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ उसकी ये सिचुएशन बता रहा हूँ कि मैं ऐसा देख रहा हूँ, इसलिए इस बात को एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। अब अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ पीएम। अब ये कैसा सवाल होगा, पीएम का सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपको बता दें ये भी कि यूएसए जो है एक प्रेसिडेंटियल फॉर्म का वहाँ चुनाव होता है। हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म का होता है। यहाँ हम लोग डायरेक्ट पीएम का चुनाव नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम चुनाव किसका करेंगे, हम चुनाव करेंगे अपने लोकल एरिया का, एमएलए का, एमपी का। और जो एमपी वहाँ जिस 543 सीट जो बनती है उसी से कोई जिसकी सीट ज्यादा रहती है वो जाकर एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी यानी पीएम चूज। हमें ये नहीं चाहिए कि कौन खड़ा, हमें तो मोदी चाहिए। देना वोट बीजेपी को है तो क्यों ना एक क्रिमिनल ही खड़ा हुआ हमारे एरिया में, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीजेपी जीत जाए। लोगों के मन में ये माइंड सेट आज बनी गई। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आप पॉइंट आउट कीजिए और हमें बताइए कि आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। और यही हो रहा है, अगर हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये नहीं देख रहे हैं कि उसका कौन सा लीडर हमारे एरिया में काम नहीं कर सकता, और बाद में ही लोग बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा है हमारे एरिया में। ये तो होना ही था, क्योंकि आपने उस पीएम मोदी के चेहरे को देखा है, आपने राहुल के चेहरे को देखा है। अब वहां आपके लोकल एमपी और एमएलए का चेहरा आपने नहीं देखने की कोशिश की कि वो कैसा, जो आपके एरिया में वो काम करने आएगा, मोदी नहीं करने आएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ। क्योंकि पीएम के सिलेक्शन के वजह से भी ऐसा होता है ड्यू टू मनी एंड स्ट्रॉन्ग मैन पावर। दोस्तों क्या बताना चाहता हूँ कि वही रंगदारी वाली बात, क्योंकि जिसके पास पैसा वही वोट कर सकता है या इलेक्शन में वही लोग खड़ा। अगर एक गरीब का बच्चा, मुझे नहीं लगता है कि कोई गरीब का बच्चा जो अचानक ही ऐसे पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है, पॉलिटिकल लीडर बन पाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है। अगर बन भी जाए तो देशद्रोही साबित कर दो, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात आती है यहीं पे दोस्तों, क्योंकि हम एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और बल्कि जो स्ट्रॉन्ग मैन पावर है उसके लिए पहले क्या होता था कि लीडर उनको बनाया जाता था जिनमें बोलने की शक्ति होती थी, जिनमें भीड़ इकट्ठा करने की शक्ति होती थी, वोटर लाने की शक्ति होती थी। और आज वो है जो किसी भी तरह से वोटर को ला सके, मारपीट दंगे फसाद करा दे। सो स्ट्रॉन्ग मैन पावर और पैसे की वजह से भी कुछ लोग ऐसा करते हैं और ऐसा देखने को मिला। तो दोस्तों तो एक वोटर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको वोट करे और किसको नहीं। तो ये सब कुछ ऐसी कारण है, और भी बहुत सारे कारण है इसके पीछे कि ऐसा पार्टिकुलर जो लोग हैं ये क्रिमिनल क्यों पैदा होते हैं। अब आपको बताते हैं कि
आखिर पार्टी किसी भी क्रिमिनल को क्यों टिकट देती है? तो दोस्तों पार्टी को ये नहीं चाहिए कि वो कितने अब काम करेगा, लोगों के लिए कितना अच्छा, वो कितना अच्छा है लोग, उसको ये नहीं चाहिए। वो ये सोचता है कि वो कितना वोट पे वो काम कर सकता है, वो सीट अगर आप टिकट दे रहे हैं तो वो चुनाव को जीतेगा या हारेगा, वो ये तय करता है। वो ऐसे इंसान को टिकट देगा जो जीतने वाला हो, और ऐसे क्रिमिनल जो डर की सत्ता कायम करना चाहते हैं और डर की सत्ता कायम करके जीत जाते हैं, जो अपने पैसे के, मैन पावर के दम पे, रंगदारी के दम पर ऐसे केस को, ऐसे जो पार्टिकुलर इलेक्शन है उसमें जीत हासिल कर लेते हैं। सो ऐसे लोगों को ये पार्टी में टिकट देना चाहते हैं। सो कुल मिलाकर यही बात होती है कि किस तरह से हम एक क्रिमिनल जो इलेक्शन जीतता है, क्योंकि पीपल खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, वोटर अब करे तो करे क्या। पॉइंट नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि दोस्तों अब आप समझिए इस बात को, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, तो आप तब तक इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी प्रोवन नहीं हो जाता है। मतलब कि अगर आप तब तक निर्दोष है जब तक कि आप एक गुनहगार साबित नहीं हो जाते हैं। ठीक माना आपके पास कोई केस प्रूव नहीं हुआ तो आप निर्दोष है, लेकिन सिर्फ एमपी और एमएलए में ही क्यों, सरकारी जॉब में क्यों नहीं? सो गाइस आप नोट करिए इस बात को कि दोस्तों अगर आपको एमएलए में खड़ा होना है, एमपी में खड़ा होना है, तो आप तब तक निर्दोष हैं जब तक आप एक गुनहगार आपको साबित नहीं कर दिया जाता है। लेकिन अब अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, या क्यों ना आप वो क्लास 4 टाइप का गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस है, अगर वो साबित नहीं भी हुए तो आप उस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। चाहे वो यूपीएससी हो या एक चपरासी का नौकरी हो, आपको एग्जाम नहीं देने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। लेकिन एक एमपी और एमएलए को ऐसा नहीं, जब तक वो प्रूव नहीं होते वो इनोसेंट है, वो गिल्टी नहीं, इनोसेंट है। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है, अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप कोई भी सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। इस बात को नोट डाउन कीजिए, ऐसा क्यों होता है। ऐसा ये जो लिटरली जो डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भेदभाव, ये अत्याचार, ये ऐसा क्यों होता है? आप समझिए कि मिडिल क्लास वर्ग के लोग जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? मैं बात पूछना चाहता हूँ कि कितने ऐसे एमएलए और एमपी हैं, कितने ऐसे लीडर हैं जो अपने बेटे को सरहद पे भेजते हैं, सरकारी जॉब करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उसका बाप तो बड़ा अमीर आदमी है यार। क्या पता फर्क पड़ता है, बेटा भी रईसी से जिएगा और जब बाप बूढ़ा पड़ेगा तो बेटा खुद उसकी कुर्सी लेगा। सो आप समझिए इस बात को कि यहाँ दिक्कत किसको हो रही है, गरीब को या अमीर को। दोस्तों आपको इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है। आपको मैं बता देता हूँ, अटल जी की सरकार में एक बार हुआ था कि जो कर्मचारी वर्ग के लोग थे उनकी पेंशन को रोक दिया गया था। चलो माने अच्छी बात है कि आपकी इकोनॉमिक आप सैलरी दे नहीं पाओगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपने एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी जो है, पेंशन जो है, आपको क्यों लागू किए? इक्वल राइट्स होनी चाहिए ना, तो आप क्यों? क्योंकि आपका जो बेटा वो तो गवर्नमेंट जॉब करेगा नहीं, सो आपको तो सैलरी से मतलब है नहीं। सो आपके घर का जितना भी था, आपके घर का दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, भाई बहन जो भी होंगे, वो सब तो जाएंगे एमपी बनने या कोई भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे ना। सरकारी नौकरी कौन आता है? और इसलिए से पेंशन भी हटा दो। इसी बात पे एक बार भाजपा का एक मतलब तगड़ादार समर्थक हमसे उलझ गया, तो उलझने के बाद वो क्या बोला, जब ये बात मैंने बोली तो वो क्या बोलता है कि सरकार इतना पे नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा ऐसा नियम लाई क्यों, आखिर एमपी के लिए क्यों नहीं? तो उसने बोला कि जो एमपी है वो अगर एमपी को नहीं दिया जाता पेंशन तो वो इस बात के लिए राजी नहीं होते। तो मैंने भी उनसे कह दिया कि भाई आप एक बात पूछिए, अब चोरी कहेगा कि हम चोरी नहीं करेंगे, आप समझिए इस बात को। सो चोर चोर में सेवरा भाई, तो ऐसा ही होता है। सो चलो कर्मचारी वर्ग का काट दो, अब क्या वो कर्मचारी इधर 20-25 हजार का नौकरी है यार, क्या करेगा वो? हम तो भाई एक बार जीत जाएंगे और आराम से 5-10 लाख पेंशन लेते रहेंगे। इस बात को आप समझिए दोस्तों। सो गाइस आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस कंट्री में जितने भी लॉ है, चाहे वो सीएए हो, एनआरसी हो या कोई भी ऐसा नियम हो, वो सिर्फ सरकार ही ला सकती है। और कोई भी इतने आईआईटी यूपीएससी क्लियर करके लोग जाते हैं, क्लियर करके लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, एसपी बनते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई अधिकार नहीं कि इन सब अमेंडमेंट पे, एक्ट पे बात कर सके। इतने आईआईटी बच्चे क्लियर करके जाते हो, उन पे वो इतने समझदार कहाँ है यार? मंत्री जी का लौंडा है, वो बहुत समझदार है यार, वो अपने आप नियम बना देता है। इस बात को आप समझिए।
एक मंत्री का बेटा ये नियम बना सकता है, जो कभी भी जो अपने डिग्री पेश नहीं कर सकता वो प्रधानमंत्री बन सकता है। वो ऐसे नियम को ला सकता है जिससे बहुत पढ़े लिखे अच्छे इंसान की घटा और भलाई हो सकती है। लेकिन वही अगर पढ़ा लिखा इंसान ऐसे नियम को क्यों नहीं लागू कर सकता है? आपके पास टाइम कहाँ है? कभी आपने ये सोचा है कि IIT में तैयारी करने वाले 10 लाख छात्र जब तैयारी करते हैं, नींद चैन त्याग देते हैं, अपने परिवार से बातें करने तक का टाइम नहीं निकाल पाते हैं, उनके पिताजी खून पसीने करके पैसे जमा करते हैं, लोन लेते हैं, और बाद में वही लड़का एक साधारण से 20-25 हजार का नौकरी करता है, तो उसके हाव भाव उसके पास क्या गुजरता होगा। और उसमें भी आपने ये कभी सोचा है कि जो 1 लाख लोग हैं, उनमें से 90,000 जो लोग हैं, जो 90,000 स्टूडेंट हैं, उनका क्या होता है? 10,000 का ही सिलेक्शन होता है ना IIT में, सो 90,000 स्टूडेंट का क्या होता है? आपने कभी जानने की कोशिश की है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको PM मोदी नमो नमो और कांग्रेस जिंदाबाद करने से आपको फुर्सत कहाँ है? जैसा आप ये सब बातें आप देश के भविष्य के बारे में सोचेंगे। एक बार जब हमारे PM मोदी कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर के समस्या को क्लियर करवाया, तो एक IIT का ऐसा छात्र था तो उसने ये बात पूछ डाली। और ये सवाल जब पूछा तो मैं इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही खुश महसूस किया। वो लड़का बहुत ही इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा। वो कहा कि हम स्टूडेंट हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें ये बताइए ना कि आप हमारे लिए कितने IIT IIM के कॉलेज खोले, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हम स्टूडेंट हैं, हमें IIT कॉलेज चाहिए, IIM के कॉलेज चाहिए ताकि हम पढ़ सके। और अगर मंदिर से इतनी ही फायदा हो सकती थी तो हॉस्पिटल क्यों बनी है? इतने IIT कॉलेज नहीं बनने चाहिए। जाइए मंदिर में प्रार्थना कीजिए, भगवान सबला कर दे देंगे। पहली बात, हम स्टूडेंट हैं, ना हमें मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। आपने कितने एम्स दिए, कितने IIT दिए? बीटेक वाले कुली बन के घूम रहे हैं, तो क्या पकौड़ा तलें या कुली बने? क्या करें आप बताइए ना। हमें रोजगार चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है। सो गाइस, आपको लगता है कि मैंने कहीं भी गलत बातें की है तो इस वीडियो को नीचे उस बात को पॉइंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स एक समाज सेवा है तो सैलरी क्यों, और अगर एक जॉब है तो क्वालिफिकेशन क्यों नहीं? सोचिएगा जरूर इस बात को। तेरा बाप आया।